Hello student, I am Sanjay Kumar, teaching mathematics for IIT JEE and Olympiads from more than 15 years. I welcome all students of 11th class in my first class. Presently, world is facing a big problem, coronavirus. लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे. डाउन के समय अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देना है. अपने मन की ऊर्जा को हमेशा प्रबल एंड प्रखर रखना है. यू हैव टू डेवलप ए हैबिट टू एक्सेप्ट द चैलेंजेज, फेस द चैलेंजेज एंड विन द चैलेंजेज. कोई भी विनर पहले अपने मन के अंदर जीतता है, फिर वह बाहरी की दुनिया में जीतता है और विनर बनता है. उसी तरह से कोई भी हारने वाला पहले मन के अंदर हारता है, फिर वह बाहरी दुनिया में भी हारता है. इसलिए इस विषम परिस्थिति में भी आपको अपने मन की शक्ति को हमेशा उच्च रखना है, फुल ऑफ इंथुजियाज्म रहना है और अपने स्टडी को भी बाधित नहीं करना है. अब ऑनलाइन मीडियम से आप अध्ययन कैसे करेंगे, पहले उसको सीखते हैं, फिर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे और अपना पढ़ाई शुरू करेंगे. क्योंकि यह ऑनलाइन आपके लिए एक नई मीडियम है, तो इसको पहले समझते हैं. हम लोग 3 मीडियम्स का यूज करेंगे: यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप एंड लाइव क्लास. यूट्यूब में रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेंगे जिसको आपको देखना है और कंसेप्ट को समझना है. व्हाट्सएप ग्रुप में स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस शीट शेयर किया जाएगा और आपकी डाउट जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में ही क्लियर किया जाएगा. लाइव क्लास 1 वीक के बाद शुरू करेंगे. तो जब शुरू करेंगे उस समय इसके बारे में डिटेल बात करेंगे. यूट्यूब को कैसे यूज करना है, क्योंकि इसमें बहुत से वीडियोज रहेंगे 11th के लिए, 12th के लिए, ओलंपियाड्स के लिए. तो आप दूसरे क्लास के वीडियो को देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे. तो आप अपने क्लास के वीडियो तक कैसे पहुंचेंगे, यह प्रोसेस देखिए. सबसे पहले यूट्यूब में जाना है, उसके बाद प्ले लिस्ट ओपन करेंगे. प्ले लिस्ट में बहुत से सेक्शन बने हुए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है IIT एंड 11th मैथ, और इसको ओपन करेंगे तो 11th के सभी वीडियोज आ जाएंगे. और इस वीडियो को देखना है आपको 1 बाय 1 करके ऑर्डर में. एक जनरल टॉपिक पर भी बहुत से वीडियोज अवेलेबल रहेंगे, योगा, मेडिटेशन, मेमोरी पावर, तो वह सब के लिए होता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं. अब सिलेबस को समझते हैं. 11th में सिलेबस है अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 2D. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही दूसरा नाम 2D है. 2D मीन्स 2 डायमेंशनल. 12th में सिलेबस है कैलकुलस, वेक्टर और 3D एंड प्रोबेबिलिटी. तो अभी तो आपको कंसंट्रेट होना है 11th के सिलेबस पर. 11th के स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन रहता है कि बोर्ड की तैयारी किया जाए या IIT के साथ ही बोर्ड की तैयारी किया जाए. तो इसको अच्छे से समझना है. जैसे कम एज में लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. जैसे मेरा सन 9 ईयर का है और वह AP, GP एंड वैदिक मैथमेटिक्स लर्न कर रहा है और बहुत से पार्ट कर चुका है. उसी तरह से आपका भी माइंड अभी न्यू है, आपके सामने पूरे पॉसिबिलिटीज़ है, तो केवल बोर्ड की तैयारी नहीं करें. बोर्ड एक बहुत ही आसान एग्ज़ाम है और IIT काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है. जब IIT की आप तैयारी करेंगे तो बोर्ड की तैयारी अपने आप उसके अंदर हो जाएगी. IIT का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस, चैप्टर सभी सेम रहेंगे, केवल डिफरेंसेज है क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल में. बोर्ड में क्वेश्चन आसान रहेंगे, IIT में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहेंगे, और कंसेप्ट सेम यूज होगा, सेम चैप्टर यूज होगा. तो क्यों आप केवल बोर्ड के लिए सोचेंगे. यह टाइम प्रीशियस है. अभी आपका एज है सभी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को देने की, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए. और केवल IIT ही नहीं, IIT के अलावा भी बहुत से एग्ज़ाम हैं,
KVPY, ISI, ओलंपियाड, नेस्ट, इन सभी एग्ज़ाम को आपको इसी समय तैयारी करना है। इसे नेवर थिंक बोर्ड प्लस IIT, बोर्ड प्लस IIT और IIT प्लस बोर्ड, इस दोनों में आप अंतर आपको दिखना चाहिए। इसका मतलब आपकी कहानी खत्म। आप बोर्ड पहले सोचना शुरू कर दिए, आसान चीज़ों को सॉल्व करने की आपकी हैबिट लग गई, तो डिफ़िकल्ट चीज़ आपसे कभी नहीं होने वाला है। लेकिन जब डिफ़िकल्ट चीज़ आप सोचेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आसान क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो यह ऑप्शन तो कभी आने ही मत दीजिए अपने लाइफ में। आप हमेशा थिंक कीजिए IIT और उसके अंदर अपने आप बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, आप इंटर कर चुके हैं इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स एंड इजी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आने के बाद आपको किसी तरह के डर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो रखना ही नहीं है। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, लर्निंग हाउ टू लर्न। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके यह 2 साल के समय को यह बहुत ही आसान कर देगा। लर्निंग हाउ टू लर्न में फर्स्ट पॉइंट इज डू हार्ड लेबर इन राइट डायरेक्शन। आप हार्ड लेबर बहुत से स्टूडेंट करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन गलत होने के कारण उनके सभी एग्ज़ाम खराब हो जाते हैं। Hence, you should do hard labor in right direction, in proper direction। इसको समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक रीजन थी, एक एरिया थी जहाँ पर पानी की कमी हो गई। तो एक स्टूडेंट को किन्हीं के माध्यम से पता चला कि धरती की खुदाई करने से पानी निकलेगा। उसने धरती की खुदाई दिन भर किया, लेकिन पानी नहीं निकला। तो जिस व्यक्ति से पता चला था, उस व्यक्ति के पास गया और बोला कि मैंने दिन भर धरती की खुदाई की, लेकिन पानी नहीं निकला। वह व्यक्ति बोले कि पानी तो ज़रूर निकलना चाहिए था, लेकिन कुछ न कुछ तुमने गलत किया होगा। यह अडिग रहा कि हमने दिन भर अपने उस सेंटेंस पर कि मैं दिन भर खुदाई किया हूँ, कहीं पर भी मेरे से मिस्टेक नहीं हुई है। वह आदमी आए कि चलो साथ में देखते हैं कि तुम खुदाई कैसे किए हो। आने के बाद देखे वह व्यक्ति कि यह 1 मीटर गड्ढा किया था और वहाँ से पानी नहीं निकलने पर दूसरे जगह 1 मीटर गड्ढा किया था, फिर तीसरे जगह 1 मीटर गड्ढा किया था और दिन भर यही काम किया था। तो दिन भर तो उसने लेबर किया, लेकिन उसका डायरेक्शन राइट नहीं होने के कारण रिजल्ट भी फ्रूटफुल नहीं आया। इसलिए केवल हार्ड लेबर जरूरी नहीं है, हार्ड लेबर इन राइट डायरेक्शन। हार्ड लेबर, राइट डायरेक्शन, ये दोनों तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ स्मार्ट थिंकिंग भी होना चाहिए। इसको समझते हैं स्मार्ट थिंकिंग क्या है। एक रियल इवेंट से एक टीचर को कुछ अपना पर्सनल वर्क करना था, तो अपने स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए एक सम दिया, 1 से लेकर के 100 तक ऐड करने के लिए। सब स्टूडेंट लग गए इसको सॉल्व करने, 1 + 2 3 + 3 6 एंड सो ऑन। एक स्टूडेंट था उसमें जो इसको सॉल्व नहीं कर रहा था, इसको केवल देख रहा था, और देखने के बाद उसको एक पैटर्न दिखा। क्या पैटर्न दिखा? 1 और 100 को ऐड करने पर वह पाया 101। फिर 2 एंड 99 को ऐड करने पर उसको वैल्यू मिला 101। 3 एंड 98 को भी ऐड करने पर वैल्यू मिल रहा 101। तो उसको समझ में आ गया कि बिगिनिंग और एंड से यदि पेयरिंग करें नंबर्स का तो उनका सम आएगा 101। तो कितने पेयर बनेंगे? तो 50 पेयर बनेंगे 100 नंबर्स का। तो टोटल सम क्या हो जाएगा? 101 इंटू 50, और वह 2 मिनट के अंदर आंसर ला दिया 50-50। फिर अपने टीचर के पास गया। टीचर को आंसर पता था, मेथड पता नहीं था। उसने पूछा कि कैसे तुम जल्दी सॉल्व किया। फिर स्टूडेंट समझाता है कि उसने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया, कैसे कैसे सोचा। और उस दिन अनजाने में एपी की सम निकालने का फार्मूला डिस्कवर्ड हुआ। उसके पहले एपी के सम निकालने की फार्मूला नहीं किसी को पता था। आप तो 10th क्लास में पढ़े होंगे एपी के सम का फार्मूला n/2। n/2 का मतलब 50, अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 101। तो इस तरह के सोचने के लिए
क्या केवल मैथमेटिशियन का दिमाग होना चाहिए? केवल मैथमेटिशियन ऐसा सोच सकता है? आप भी सोच सकते हैं, बस यह आर्ट आपको पता नहीं था, यह आर्ट पर आप कभी चलना शुरू नहीं किए थे। तो हार्ड लेबर, राइट डायरेक्शन के साथ साथ आज से एक पॉइंट आपके स्टडी में और इंक्लूड होना चाहिए, स्मार्ट थिंकिंग। आज से आपको स्मार्ट थिंकिंग करना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन दिखा और लड़ाई शुरू क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को देखने के बाद उसमें पैटर्न ढूंढना है, कुछ ऑब्जर्वेशन करना है और कुछ स्पेशल मेथड्स वहाँ पर आपको दिखाई देगा और उसके थ्रू आप आसानी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और जब ऐसा आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो स्टडी, लर्निंग, पढ़ाई आपके लिए बोझ नहीं, मज़ेदार चीज़ हो जाएगा। केवल यही हार्ड लेबर एंड स्मार्ट थिंकिंग सफिशिएंट नहीं है, सिस्टमेटिक स्टडी भी आपके लर्निंग के पार्ट में शामिल होना चाहिए। यह सबसे कठिन काम है जिसको आपको करना है। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब है एक रूटीन के अंदर पढ़ाई करना। अब ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई किए फिर 5 दिन जो है पढ़ाई नहीं किए। एग्ज़ाम के समय जैसे जैसे आया डरते डरते पढ़ाई का और बढ़ गया और फिर एग्ज़ाम के बाद फिर आपकी पढ़ाई जो है ज़ीरो हो गई। तो यह सिस्टमेटिक स्टडी, यह सबसे कठिन काम है। जैसे आप जानते हैं ना, अर्ली स्लीप अर्ली राइज कठिन है, तो जब तक आप सही समय पर सोएंगे नहीं, सही समय पर जागेंगे नहीं, तो सिस्टमेटिक स्टडी कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए सबसे कठिन वर्क है सिस्टमेटिक स्टडी। लेकिन मैं आपको हमेशा इंस्पायर करते रहूँगा, आपको समझाते रहूँगा कि आपको एक रूटीन के अंदर पढ़ना है। तो रूटीन आप बनाएंगे, कभी फेल भी करेगा, कोई बात नहीं, चलते रहेगा। उसी तरह से एक ऐसा समय आएगा कि आपकी जीवन एक रूटीन के अंदर बंध जाएगी। अभी सिस्टमेटिक स्टडी में एक पॉइंट को इंक्लूड करना है जो बहुत ही आसान है। आपको 2 कॉपी रखना है, 2 कॉपीज, 2 कॉपी रखना है एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के लिए 2 कॉपी होना चाहिए। एक कॉपी में थ्योरी लिखेंगे जो मैं पढ़ाऊँगा, एग्जाम्पल लिखेंगे, जो क्लास में क्वेश्चन कराएंगे वह लिखेंगे। जो प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन होगा वो दूसरे कॉपी में प्रैक्टिस करना है। दोनों कॉपी को सेपरेट रखेंगे। क्यों? इसको समझिए लॉजिकली। यदि प्रैक्टिस का पार्ट भी आप और क्लास का पार्ट दोनों को एक ही कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी बहुत बड़ा हो जाएगा और रिवीजन करने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि 1-2 महीना के बाद जो आप पढ़े हैं वह धीरे धीरे भूलना शुरू करेंगे। तो फिर जो लिखे हुए हैं उसको रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस को भी उसी में इंक्लूड किए हैं तो एक ही चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो रिवीजन मुश्किल होने लगेगा, रिवीजन बोरिंग होने लगेगा। इसलिए सिस्टमेटिक स्टडी में यह तो एक आसान काम है 2 कॉपी रखना, तो यह आज से ही शुरू कर देना है। 2 न्यू कॉपी आप रखेंगे, एक कॉपी में थ्योरी, एग्जाम्पल, जो भी मैं क्लास में एनीथिंग पढ़ाऊँगा उसको नोट करना है और जो होमवर्क मिलेगा उसको दूसरे कॉपी में सॉल्व करना है। लर्निंग हाउ टू लर्न में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आस्क योर डाउट्स। जो भी आपका डाउट है, कोई थ्योरी का पॉइंट नहीं समझ पाए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आधा सॉल्व किए हैं फिर उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा है, ये सभी डाउट में आएगा। तो इस डाउट को पेंडिंग नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, नेगलेक्ट नहीं करना है। यह डाउट को आप बेझिझक टीचर से पूछ करके क्लियर कीजिए। यह लर्निंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलते हैं जो पूछेगा नहीं वो सीखेगा नहीं, तो इसलिए पूछना ज़रूरी है। और कोई पूछता नहीं है इसका मतलब है कि पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे तो डाउट होगा। तो यह भी पता चलता है, कोई पेरेंट आते हैं पूछते हैं कि मेरा स्टूडेंट, मेरे वार्ड का पढ़ाई कैसे चल रहा है, तो हम तो वहीं देखते हैं कि वो कितना बार क्लास में पूछा है, क्लास के बाद पूछा है, नहीं पूछा है मतलब उसकी पढ़ाई रेगुलर नहीं चल रही है, उसकी स्टडी इनर्जेटिक एंड हेल्दी नहीं है। तो लर्निंग हाउ टू लर्न में यह 4 पॉइंट आज से आपके लाइफ में इंक्लूड हो जाना चाहिए। हार्ड लेबर इन राइट डायरेक्शन, स्मार्ट थिंकिंग, सिस्टमेटिक स्टडी एंड आस्क योर डाउट्स। अब हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे। सिलेबस शुरू करने में जैसे कहीं पर आप जाते हैं तो पहले कुछ तैयारी करते हैं, उसी तरह से आपको आईआईटी की जर्नी आज से स्टार्ट करना है, बोर्ड के लिए भी जर्नी स्टार्ट करना है। तो सिलेबस चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। उस प्रिपरेशन का नाम है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का।
बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आपको एनर्जी देगा कि जो चैप्टर आप फ्यूचर में पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व करेंगे। आपसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो इसका रास्ता बेसिक मैथ दिखाएगा। तो कुछ दिन तक हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे, फिर आपके बुक का चैप्टर शुरू किया जाएगा। बेसिक मैथ भी शुरू करने से पहले कुछ एक दो इम्पोर्टेंट बात का डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। यह क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आसान है भी। इसको आप सॉल्व करेंगे, अभी अटेम्प्ट करेंगे, 2-4 सेकेंड के बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कर चुके होंगे। आपका आंसर क्या आया होगा? 4। बहुत लोगों का आंसर 4 आया होगा। क्या किए होंगे? इसको कैंसिल किए होंगे और x का वैल्यू 4 लिखे होंगे। लेकिन यह आंसर गलत आंसर है। कैसे गलत आंसर है? तो आप पढ़े हैं, याद कीजिए, p/q रेशनल नंबर, जहाँ पर एक कंडीशन होता है q 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो रूट मिला 4, इसको यहाँ पर x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यह टर्म अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रूट भी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? तो यह नंबर रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो फाइनल आंसर मिलेगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है? आज से जब भी आप मैथ सॉल्व करेंगे तो यह कंसेप्ट, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। वह पॉइंट क्या है कि जब भी आप डिनोमिनेटर के टर्म को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर साइड में कंडीशन लिखेंगे x नॉट इक्वल टू, जो इसका रूट है, x नॉट इक्वल टू 4। जब भी कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर के टर्म को तो यहाँ पर साइड में लिखना है आपको। आप बुक में पहले 10th क्लास तक कहीं कहीं पर देखे रहते थे ऐसा लिखा हुआ, और आप उसको ध्यान नहीं देते थे, नेगलेक्ट कर देते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना है। इसको आपने सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड करना है लिखने के रूप में। यह IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन। एक सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सॉल्व x² - 1/x - 5 25 - 1/x - 5। वीडियो को पॉज कर दीजिए और 1 मिनट अटेम्प्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। सिमिलर वे में कैंसिल करेंगे। अब तो सीख चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल होगा तो साइड में लिखना है x नॉट इक्वल टू 5, यहाँ लिखा जाएगा। रेस्ट पार्ट को आगे सॉल्व करेंगे। x² इक्वल टू 25, तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, +5 और -5। और +5 यहाँ पर देख चुके हैं कि आंसर नहीं हो सकता है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कौन होगा? -5। तो x इक्वल टू मिल जाएगा -5। तो यह समझ गए होंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी डिनोमिनेटर के टर्म को कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर का जो रूट है यहाँ पर कंडीशन के रूप में लिखना है कि यह वैल्यू शामिल नहीं होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली यदि यही वैल्यू मिलता है सॉल्यूशन में तो क्या करना है? उसको रिजेक्ट कर देना है। तो फाइनल आंसर क्या देंगे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि केवल यही एक रूट मिला था। यहाँ पर 2 रूट मिले थे तो एक रिजेक्ट हो गए, तो एक सॉल्यूशन बच गया। नो सॉल्यूशन के लिए एक सिंबल यूज करते हैं मैथ में, इस तरह का लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं फाई। फाई का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई एलिमेंट नहीं है। इस सिंबल का मतलब है कोई नंबर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो नो सॉल्यूशन का आंसर सिंबॉलिकली लिखेंगे फाई। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत लोग सही भी सॉल्व किए होंगे, कुछ लोग गलती भी किए होंगे।
बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं यहाँ पर, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 4। लेकिन यह रॉन्ग सॉल्यूशन है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग सॉल्यूशन है? क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं, तो 2 रूट तो नहीं मिला, एक ही रूट मिला। तो सॉल्व कैसे करना चाहिए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x था, तो एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन करो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 0 और 4, तो 2 रूट मिल गया। तो इसमें क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है? इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है कि वेरिएबल टर्म को जो फैक्टर के रूप में हो कैंसिल नहीं करना चाहिए। इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, डू नॉट कैंसिल वेरिएबल कॉमन फैक्टर। वेरिएबल कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करना चाहिए। यह मैथ का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो सिलेबस शुरू होने से पहले ही आपको पता रहना चाहिए। तो डू नॉट कैंसिल वेरिएबल कॉमन फैक्टर। जब भी वेरिएबल फैक्टर दोनों तरफ हो तो कैंसिल नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? एक तरफ ला करके कॉमन करके सॉल्व करेंगे, नहीं तो कैंसिल करेंगे तो नंबर ऑफ रूट्स डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं, x माइनस 1, 5x माइनस 2, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करना है तो कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे फिर गलत हो जाएगा। एक तरफ लाएंगे फिर कॉमन करेंगे तो एक रूट और फिर एक और रूट, 2 रूट मिलेगा। तो इसको आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, आसान क्वेश्चन है। एक और ही बहुत ही मज़ेदार मेथड हम लोग देखने वाले हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है। यह मल्टीप्लाई करना आपके लिए बाएं हाथ का काम है। पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। आपको थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। आप मल्टीप्लाई कर चुके होंगे और हम समझ रहे हैं सबका आंसर से सही आया होगा। x³ प्लस 6² प्लस 11x प्लस 6। अब इसमें सीखने वाली बात क्या थी, अब वो समझना है। बहुत ही मार्वेलस पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। जो आप इतने लाइन में मल्टीप्लाई किए हैं, अब हम लोग सीखेंगे ऐसा मेथड कि एक लाइन में मल्टीप्लाई हो जाए। तो समझेंगे, पहले प्रोसेस समझेंगे और जब एक बात समझ जाएंगे तो आप इसको एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, पहले 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करें किए, फिर 3rd फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, तो जो फाइनल आएगा x³ a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी सी, यही प्रोडक्ट आएगा। अब इसमें क्या पैटर्न है समझेंगे। यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहा है ए बी सी, 3 फैक्टर है, तो पहला पावर जो है x³, यहाँ पर एक पावर कम हो गया, तो एक पावर कम हो गया तो जो नंबर है a प्लस बी प्लस सी एक बार ऐड हो गया। यहाँ पर फिर एक पावर कम हो गया, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट का सम है। यहाँ पर x खत्म हो गया, यहाँ पर तीनों नंबर का प्रोडक्ट है। इसको और अच्छा समझते हैं। पहला टर्म जो आया था x³, दूसरा टर्म आया a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे s1 एक्स स्क्वायर। s1 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ नंबर्स यूजिंग 1 एट ए टाइम। a प्लस बी प्लस सी s1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पेयर का सम है, तो इसको सिंबल में लिखेंगे s2x। और यह ए बी सी है तो इसको लिखेंगे s3। अब यह समझ गए x³ s1 का मतलब एक नंबर का सम a प्लस बी प्लस सी, s2 का मतलब
दो नंबर का सम, पेयर का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। S3 का मतलब तीनों नंबर के प्रोडक्ट का सम, तो एक ही टर्म आएगा ए बी सी। अब यदि 4 टर्म भी हो जाए, 4 फैक्टर भी हो जाए, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, तो इसको मल्टीप्लाई अब हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो होगा। बोलो क्या होगा, x टू दी पावर 4, फिर एक पावर डिक्रीज करेंगे, s1 एक्स क्यूब प्लस s2 एक्स स्क्वायर, s3 एक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा s4। तो जब भी लिनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना हो तो यही पैटर्न हमेशा रहेगा वहाँ पर। s1 का मतलब फिर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक एक नंबर का सम। s2 का मतलब पेयर का सम, s3 का मतलब ट्रिपलेट का सम, और s4 का मतलब चारों नंबर का प्रोडक्ट ए बी सी डी। अब इसका यूज करके हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखेंगे 3 फैक्टर है, तो पहला टर्म क्या होगा एक्स क्यूब, दूसरा टर्म हमको पता है s1 एक्स स्क्वायर, तो s1 का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर रफ कर लो साइड में, 3 प्लस 2 प्लस 1 तीनों का सम कर लो, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस पेयर का सम, s2 का मतलब पेयर का सम, तो पेयर का सम रफ में कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 2 क्या आएगा 2, 1 इंटू 3 क्या आएगा 3, और 2 इंटू 3 क्या आएगा 6, और तीनों को ऐड करो तो 11x, फिर लास्ट में क्या होता है s3 तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6। तो देखो कितना आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। एक एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं। x प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे। पहला टर्म क्या होगा x टू दी पावर 3, सेकेंड टर्म में s1 यूज करो, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 एक्स स्क्वायर, फिर पेयर का प्रोडक्ट का सम, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, और 2 इंटू 4 8, तो इसको ऐड कर लो 26 एक्स, लास्ट में s3 तीनों का प्रोडक्ट 24, तो हो गया। 4 फैक्टर भी रहेगा तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड था। अब समझेंगे एक और, यदि माइनस साइन हो जाए x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, तो क्या होगा एक्स क्यूब, s1 एक्स स्क्वायर, s2 एक्स प्लस s3, सेम पैटर्न रहेगा एक्स क्यूब। s1 का मतलब है नंबर यूजिंग 1 एट ए टाइम, एक बार में एक ही नंबर यूज करना है। तो a यहाँ पर क्या है माइनस साइन के साथ, b भी माइनस साइन के साथ, c भी माइनस साइन के साथ, तो तीनों नेगेटिव नंबर का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन देंगे, नंबर वही रहेगा वैल्यू में। s2 का मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट का सम, दो नंबर का, तो 2 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो यह साइन यह नंबर जो है प्लस में रहेगा 26x। s3 का मतलब क्या हुआ तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तो 3 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा 24, तो यह हो गया आंसर। तो नेगेटिव साइन के साथ भी नंबर रहेगा तो कोई समस्या नहीं है। फिर क्लियर करते हैं इसको, तीनों फैक्टर में यदि प्लस साइन है तो सभी टर्म पॉजिटिव होंगे, और नेगेटिव साइन है तो अल्टरनेट साइन हो जाएगा, पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्लियर है ये। तो आज का लर्निंग क्या क्या हुआ, तो इम्पोर्टेंट नोट, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर किसी भी हालत में जीरो वैल्यू नहीं रख सकता है। सेकेंड लर्निंग आपने क्या किया, डोंट कैंसिल वेरिएबल कॉमन फैक्टर, वेरिएबल कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करना है तो क्या करना है एक तरफ ला करके कॉमन ला करके सॉल्व करना है।
थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इस पैटर्न को याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस s1 एक्स स्क्वायर प्लस s2 एक्स प्लस s3। यदि 4 फैक्टर हो जाए तो x टू दी पावर 4 प्लस s1 एक्स क्यूब, इधर पावर एक कम होता चला जाएगा, s2 एक्स स्क्वायर प्लस s3 प्लस x प्लस s4 ऐसे हो जाएगा। एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम, फोर्थ पॉइंट, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1/0 का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं आप 1/0 का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं 1/0 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड। अभी तो देखिए डिनोमिनेटर का नेवर भी 0, और यदि 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। अब नंबर लाइन पर देखिए यह 0 है, यहां पर सोचना है कि 0 का नियरेस्ट नंबर कौन है। यहां पर हमको एक नंबर चाहिए, वी नीड ए नंबर विच इज सिचुएटेड नियरेस्ट टू 0। 0 के नियरेस्ट कौन होगा, सोच सकते हैं, सोचो आप। 0 के नियरेस्ट आप कोई नंबर सोचेंगे 0.1 मान लो यहाँ पर, तो यह नियरेस्ट नहीं है, और 0 दे सकते हैं और नज़दीक आ जाएगा, और 0 दे सकते हैं और नज़दीक हो जाएगा। तो 0 के नियरेस्ट नंबर को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो जिस चीज़ को आप लिख नहीं सकते हैं उसके लिए सिंबल बनाया जाता है। तो 0 के नियरेस्ट नंबर के लिए एक सिंबल बनाया गया है मैथ में। क्या सिंबल है, तो उसको लिखते हैं 1/0 प्लस। 1/0 प्लस, 1/0 प्लस का मतलब क्या है कि यह 0 नहीं है, 0 के नियरेस्ट नंबर है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस क्यों लिखते हैं, तो समझिए 0 के नज़दीक आप दो तरीक़ा से हो सकते हैं, इधर से भी 0 के नज़दीक हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं। तो यदि लेफ्ट साइड से कोई लिखे कि -0.1 0 के नज़दीक है, तो वास्तव में -0.1 नियरेस्ट नंबर नहीं होगा, और 0 बढ़ाएंगे तो और नज़दीक हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से जो नंबर 0 के नियरेस्ट है उसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा 1/0 माइनस। फिर इसको और क्लियर करते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हो 5+, इसका मतलब क्या है कि यह एक नंबर है जो 5 के बराबर नहीं है, 5 से ग्रेटर है और 5 के नियरेस्ट है। 5 माइनस लिखा जाए, इसका मतलब क्या है 5 से छोटा है, 5 के बराबर नहीं है। तो इस दो वैल्यू को आप सोचते हैं कि इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा। जैसे 1/0 तो अनडिफाइंड है, और 0+ का मतलब क्या हुआ 0 नहीं है लेकिन 0 के नज़दीक का नंबर है, तो उसका वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करें तो समझेंगे। जैसे 1/0.1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10। 1/0.01 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100। अब इसमें 0 और बढ़ाएंगे तो इधर भी 0 बढ़ेगा, और 0 बढ़ाएंगे और इधर भी 0 बढ़ेगा, बहुत सा 0 बढ़ा दीजिए तो बहुत सा 0 बढ़ेगा। अब 0 के नज़दीक कर दीजिए, इनफाइनाइट 0 कर दीजिए, तो ये बहुत वैल्यू बड़ा हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। तो 1/ नंबर नियरेस्ट टू 0 यदि दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/0 अनडिफाइंड और 1/ नंबर नियरेस्ट टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। समझ गए होंगे। फिर इसको क्लियर करते हैं। 0+ का मतलब है कि 0 के नियरेस्ट नंबर, 0 के नियरेस्ट नंबर आप लिख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सिंबल बनाया गया प्लस साइन दे करके। 7+ का मतलब क्या हो जाएगा 7 के नज़दीक नंबर। 7- का मतलब क्या हो जाएगा, वह भी 7 के नज़दीक होगा लेकिन 7 से थोड़ा कम होगा। तो 0+ का मतलब हो गया 0 के नज़दीक लेकिन 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। 0- का मतलब क्या हो जाएगा 0 के नज़दीक है लेकिन 0 से कम है, 0 से कम है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो यह 3 वैल्यू जो है आपके माइंड में स्टोर होना रहना चाहिए। 1/0 अनडिफाइंड, 1/0 प्लस इन्फिनिटी, 1/0 माइनस इन्फिनिटी। ये सभी वैल्यू मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आगे हम लोग जब पढ़ाई बहुत आगे चला जाएगा तो उसमें बहुत जगह यह यूज करेंगे हम लोग। तो ये 4 पॉइंट आपको जो है आज के क्लास में
सिखाया है, इस चारों पॉइंट को अपना बना लीजिए। फिर एक बार मैं आपको याद कराता हूँ, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, डोंट कैंसिल वेरिएबल कॉमन फैक्टर, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स क्यू प्लस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स प्लस S3। सिम्बॉल को ध्यान में रखेंगे, 1/0 अनडिफाइंड, 1/0 प्लस प्लस इन्फिनिटी और 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी। तो ये चारों पॉइंट आप सीख चुके हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है। इस दुनिया में फिर एक बार हम आपका वेलकम करते हैं और ये आपकी जर्नी बहुत ही सुखद जर्नी रहेगी। 2 साल तक आपको मेरे साथ रहना है, तो घबराना नहीं है कि बोर्ड में फेल कर जाएंगे, डिफ़िकल्ट मैथ पढ़ेंगे, तो कोई चिंता नहीं करना है। कोई कभी भी आपको मैं मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगने नहीं दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर डिफ़िकल्ट है, और वह नेक्स्ट चैप्टर कभी नहीं आएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। चूँकि आपको ऑनलाइन पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ असुविधा फीलिंग हो सकता है, लेकिन 2-4 क्लास के बाद यह क्लास भी नेचुरल जैसा फील होने लगेगा। बिल्कुल मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप मेरे से डायरेक्ट पढ़ें या दूर रह करके पढ़ें, आपके कंसेप्ट में थोड़ा भी कमी नहीं आने देंगे। आप ज़रूर फीडबैक बताइए कैसा आज का क्लास आपको महसूस हुआ, और इसी पर हम लोग आज के क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।